ये आरसी देखते हैं, आर्ट एज अ फील्ड ऑफ वर्क एंड स्टडी एंड द मैटर ऑफ क्वालिटेटिव रादर देन क्वांटिटेटिव वैल्यू इज threatened, misunderstood and undervalued. No doubt this is because art is not an obvious form of self advancement. Doesn't make you thinner or, except in very rare circumstances, richer. It does, however, improve you, and Brian Eno's What Art Does, an Unfinished Theory, explains how. तो आर्ट की जो वैल्यू है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में है, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव. एंड एज अ मैटर ऑफ क्वालिटेटिव वो भी थ्रेटन हो रही है, मिसअंडरस्टूड हो रही है और अंडर वैल्यूड है. क्योंकि आर्ट से कोई सेल्फ एडवांसमेंट नहीं होता, आर्ट से किसी की तरक्की नहीं होती है. You cannot become thinner by this, right? Or you cannot become richer by this, except if you are very very successful artist. अगर आप एम एफ हुसैन है या इसी तरह के कोई पेंटर है या आर्टिस्ट है तो बन सकते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट मेक यू रिचर. लेकिन हाँ, आपको इम्प्रूव जरूर कर सकती है आर्ट. और ब्रायन एनो, सो एक कैरेक्टर है ब्रायन एनो, उन्होंने एक बुक लिखी है व्हाट आर्ट डज, एन अनफिनिश्ड थियरी एक्सप्लेन्स हाउ आर्ट कैन इम्प्रूव. All the pretense one might anticipate in a book with both theory and art, the title is undone by its gestural, playful design and illustration by Betty E. A, a Dutch artist who illuminates Mr. Eno's discussion of how art is like a language that changes meaning depending upon the listener. तो अब किसी बुक में अगर आर्ट वर्ड है और थियरी वर्ड है तो लोगों को लग सकता है कि काफी प्रिटेंशियस होगी, काफी कुछ इसमें हाई फंडे वाली बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है. ये एक काफी जेस्चरल और प्लेफुल डिजाइन और इलस्ट्रेशन है इस बुक्स में, काफी अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन है, वेरी प्लेफुल. सो इट्स नॉट लाइक वेरी हाई फंडा काइंड ऑफ अ थिंग. बेटी ए करके एक डच आर्टिस्ट है, उन्होंने मिस्टर एनो के डिस्कशन ऑफ हाउ आर्ट इज लाइक अ लैंग्वेज दैट चेंजेस मीनिंग डिपेंडिंग अपॉन द लिसनर. टेक फॉर एग्जांपल हर चीयरफुल ड्राइंग ऑफ हेयर स्टाइल्स, दे रिफ्लेक्ट बेटीज ग्रैंडमास फीलिंग अबाउट हेयर कट्स. तो हेयर कट्स जो है उसके ऊपर उसने अलग अलग ड्राइंग की है यहाँ पे. काफी इंटरेस्टिंग है. और बेटीज ग्रैंडमा फीलिंग अबाउट हेयर कट्स की, हेयर कट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का इंसान है. विच डिपिक्ट्स द सिवियर शेवन नॉगिन, नॉगिन मीन्स हेड. तो अगर किसी का शेव्ड हेड है तो somebody is against something, that means protest. तो कई लोग जैसे they shave their head against as a protest, mean as a sign of protest ना, कई लोग सिर मुड़ा लेते हैं. A fluffier coiffure, coiffure means hairstyle, fluffier means काफी सारे बाल हैं, for one who wants to get married. So different kinds of haircuts tell you what kind of person he is. तो इस तरह से आर्ट जो है उस बुक में उसके आर्ट का रिप्रेजेंटेशन किया गया. तो व्हाट these examples want to tell you is that this book is not a very lofty or pretentious book when the way it sounds by the use of the word theory and art in the title. Together, Mr. Eno and Miss A contemplate the art inherent in natural haircuts and the highly sculpted beehive that suggests time, formality, and maintenance. Miss A is the perfect foil for the king of art school rockers. So, art school rockers, basically, Mr. Eno, as we will see, is a rock singer, is a rock star. So, perfect foil means a perfect partner है उनके लिए. So, in these two paragraphs, we can say that author is trying to establish that आर्ट की जो वैल्यू है रिसेंट टाइम्स में थोड़ी सी अंडर वैल्यू हो गई है. ऑब्वियसली इससे कोई आपको कुछ कुछ क्वांटिटेटिव चीजें अचीव नहीं होती है, लेकिन ये आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है. और इस बुक में बताया गया कैसे. और ये बुक आपको देखने से लग सकता है कि ये तो काफी लॉफ्टी प्रिटेंशियस बुक है, लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. British popular music of the second half of 20th century was profoundly influenced by UK's post World War II art schools. तो यूके में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में काफी आर्ट स्कूल खुल गए थे और ब्रिटिश पॉपुलर म्यूजिक काफी इन्फ्लुएंस हुआ उससे. While it would surprise no one that Paul Simonon, the Clash's bassist, went to art school, the list also includes John Lennon and Pete Townshend. तो आर्ट स्कूल में अब जो म्यूजिशियंस हैं, तो ये एक पॉल सिमोनन था, फिर उसके बाद में जॉन लेनन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बीटल्स का, he was the lead singer of Beatles, very very famous personality. And then Pete Townshend is also a very famous musician. So all these musicians went to art school. So this paragraph is trying to suggest that art school produces not just artists, but even it contributes to the music world. The art schools were easy to get into and teachers were well regarded. The school's core view was that post-war world would be creative, incorporating a number of disciplines. तो आर्ट स्कूल का जो व्यू था
कि पोस्ट वॉर वर्ल्ड क्रिएटिव होगी और उसमें काफी सारे disciplines होंगे. Art cannot be just restricted to painting and all of these things, sketching. Their graduates will be in tune with culture, ready to work in design, both industrial and graphic, fashion, advertising, entertainment, well prepared for a world in which there was a lot to buy and sell to newly flush teenagers. तो आर्ट स्कूल का ये मानना था कि जो भी हमारे ग्रेजुएट्स होंगे वो इन ट्यून विद द कल्चर होंगे और वो इन सब चीज़ों में काम कर सकेंगे, फैशन हो, एडवर्टाइजिंग हो, एंटरटेनमेंट हो, ग्राफिक डिजाइन हो, क्योंकि कमर्शियल जमाना था और बहुत कुछ बेचने और खरीदने को था इनको. Mr. Eno, born just after the war, attended Ipswich School of Art, earning a diploma in fine arts from the Winchester School of Art in 1969. तो मिस्टर एनो जो थे वो वॉर मतलब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हो गया उस टाइम पे पैदा हुए उसके बाद और वो स्कूल गए थे. मिस्टर एनो's work has long been concerned with structure of its absence, both his music and his installation art. तो ये म्यूजिशियन भी थे और आर्टिस्ट भी थे. Have focused on non-linear, non-repeatable shapes and sounds. In 77 million paintings, 2006, 296 painted slides are automatically overlaid by a computer program paired with randomized music in what he calculates to be 7 billion possible combinations. उनका एक वर्क है 77 मिलियन पेंटिंग्स, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो ये जो 77 मिलियन पेंटिंग्स है बेसिकली इट्स गॉट 2 डिस्क्स, ओके, 2 डीवीडीज है इसमें, या सीडी बोल सकते हो आप, या डीवीडी है, सॉरी, एक सीडी है, एक में सॉफ्टवेयर और म्यूजिक है. तो सॉफ्टवेयर एंड म्यूजिक है जो कि रैंडमाइज म्यूजिक और इमेजेस जनरेट करता है और दूसरे में उसके साथ में उसका इंटरव्यू वगैरह दिया गया. इस तरह से एक म्यूजिकल प्लस आर्ट का कंबाइंड पीस है, आप समझ सकते हो, एक वर्क है ये. So what he's trying to suggest here is that Mr. Eno is basically both a musician and an artist. What art does demonstrate a similar interest in encounter between people and art. It begins by observing that though humans need to gather food, they don't need to add sprinkles. We must eat, but we needn't design silverware. We require shelter, but not wallpaper. Why do we make such things? तो अब वो पीपल और आर्ट के बीच में जो इनकाउंटर है उसको डिस्कस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इस बुक में. अब ह्यूमन बींग्स को गैदर करते हैं फूड, लेकिन स्प्रिंकल्स जो उसके ऊपर हम ऐड करते हैं उसकी तो जरूरत नहीं है. खाना खाना है, हमें सिल्वरवेयर की क्या जरूरत है डिजाइन करने की. शेल्टर चाहिए घर रहने को, लेकिन वॉलपेपर से उसको सजाते हैं, वो क्यों चाहिए? व्हाई डू वी मेक सच थिंग्स, राइट? सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क इज दैट वी व्हाटएवर आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर, व्हाई डू वी नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स अराउंड अस टू ऐड वैल्यू? इफ वी कांट आंसर दैट क्वेश्चन, we shouldn't be surprised when government marginalize the arts and humanities in education, when the brighter students are directed away from the arts into science and tech, or when support for theaters, libraries and concert halls is the first thing to be withdrawn in a financial squeeze. तो अगर हम ये आंसर नहीं कर सकते कि क्यों, because this is all art, right? When you design silverware, that's art. Wallpaper is an art. Sprinkles when you add, that's kind of an art. तो अगर हम ये आंसर नहीं कर सकते तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर गवर्नमेंट जो है वो आर्ट्स को मार्जिनलाइज कर दे, मीन्स उसको रिड्यूस कर दे और ह्यूमैनिटीज को एजुकेशन में, और ब्राइटर स्टूडेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक में चले जाएं, और फिर उस टाइम पे थिएटर, लाइब्रेरी और कॉन्सर्ट हॉल्स के लिए जो सपोर्ट है वो फाइनेंशियल स्क्वीज में विड्रॉ हो जाएगा. So Mr. Eno sets out to find an answer and his arguments are irresistible. Art, he says, is a way of exploring feeling without creating inescapable consequences. तो उसका अब एक आर्गुमेंट है कि आर्ट इज अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग फीलिंग विदाउट क्रिएटिंग इनएस्केपेबल कॉन्सिक्वेंसेज, व्हिच मींस यू कैन गो थ्रू द फीलिंग्स but you cannot, I mean, you can keep yourself away from those inescapable consequences. That means आप फीलिंग ले सकते हो, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड एक्शन है, जो इनएस्केपेबल कॉन्सिक्वेंसेज है, उससे बच सकते हो आर्ट के थ्रू. A graphic chart contrasts the consequential war, not having shoes and finding out about your real father, and the escapable, a poem about war, not having shoe tassels and finding out about Darth Vader. तो अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि एक ग्राफिक चार्ट है, उसमें दो तरफ, एक तरफ बना हुआ है कि कॉन्सिक्वेंशियल कौन सी चीज है, कॉन्सिक्वेंशियल मीन्स उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, और दूसरी तरफ जो है वो आर्ट के बारे में है कि आप आर्ट के थ्रू फीलिंग्स ले सकते हो, लेकिन इनएस्केपेबल कॉन्सिक्वेंस से बच जाओ. तो वॉर इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस. सो यू कैन गो थ्रू लेट्स से अ पोएम अबाउट वॉर, मतलब आप एक अगर वॉर के लिए किसी ने पोएम लिखी है, कोई आर्ट बनाई है, पिक्चर बनाई है, तो आप वो देख के आप यू कैन एक्सप्लोर दैट फीलिंग ऑफ हाउ इट वुड बी, बट यू कैन कीप अवे फ्रॉम वॉर. दैट मीन्स
You need not necessarily involve yourself in war. फिर नॉट हैविंग शू टैसल्स, टैसल्स में जो जूते के ऊपर थोड़ी डेकोरेटिव चीजें होती हैं, उसकी आर्ट आप देख सकते हो, लेकिन नॉट हैविंग शूज वाली एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर सिमिलरली डार्थ वाटर, तो एक ये स्टार वॉर्स का कैरेक्टर था, उसको लोग फादर के नाम से भी बोलते हैं कई बार, लेकिन है नहीं। एंड तो इसको आप देख सकते हो, बट फाइंडिंग आउट अबाउट योर रियल फादर यू कैन escape that. So what he's saying is that you can go through art, you can go through a feeling without having to be exposed to the inescapable consequences of it. Art is a way of making feelings happen. Mr. Eno writes, taking issue with the bad reputation, the feeling is often accorded. Feelings come before thought and articulation. They are our antenna. Mr. Eno's sensitive antenna lead to what may be his most convincing point. Play is how children learn. Art is how adults play. तो ये कह रहा है कि आर्ट से आपकी फीलिंग्स जाग सकती हैं, और फीलिंग्स जो है वो आपको पहले आएंगी एक्शन के और आर्टिकुलेशन के। और प्ले इज हाउ चिल्ड्रन लर्न, तो लोग, बच्चे जो है वो खेल के सीखते हैं, और आर्ट से जो जो एडल्ट्स हैं वो आर्ट के थ्रू प्ले करते हैं। So that is what he thinks is the role of art. So this passage talks about the role of art in a human life, how it um, how it helps you, and what could be, let's say, if people do not have art, or they cannot answer the question related to art, then what could happen to the art education, the theaters, libraries, and also how art can allow you to explore the feelings without, while escaping the inescapable consequences of it. Okay, let's go to the questions. Based on the passage, which of the following best describes Brian Eno? So Brian Eno कौन है? Post-war British artist who pioneered computer-generated abstract paintings, later advocating for art's role in emotional exploration through interdisciplinary collaborations. तो इसमें कुछ चीजें सही है उनके बारे में. He's a post-war British artist, but he's a musician also. And he didn't pioneer. Pioneer means he was the first to generate computer-generated abstract paintings. ऐसा कहीं नहीं है, but this is wrong. A musician and theorist whose work bridges art schools, interdisciplinary ethos, and installations exploring randomness while articulating art's function as a reality. ये सही लग रहा है. We can keep this. An art school educator who shaped 20th century British pop culture by training icons like training icons. ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है. A graphic designer come turned musician whose books critique utilitarian views of art, emphasizing its commercial potential in advertising and fashion. ऐसा कुछ भी नहीं है. This is also wrong. So correct answer is B. Which of the following statements, if true, would most seriously weaken Eno's claim about art being a safe place for exploring feelings about consequence? तो जो हमने देखा कि Eno कह रहे हैं कि art is a space about which you can safely explore feelings without consequences. इसको weaken करना है. Surveys suggest that most people consider art form as a passive consumption rather than active engagement. So this is not support the weakening, this is supporting कि art is a safe place. अगर passive consumption है तो it is a safe place. You will not engage. So this is not correct. Several artists have suffered financially despite achieving critical acclaim for emotionally evocative work. This is totally irrelevant here. Scientific studies show that engaging with violent art or media often leads to real life aggressive behavior. तो अगर आप engage कर रहे हो violent art से, तो आप सिर्फ safe place नहीं है जहाँ explore कर रहे हो feelings without consequence. आप real life aggressive behavior में भी engage हो जाते हो. So this weakens it surely. We'll keep this. Governments often censor or restrict art that challenges prevailing ideologies and motions. Again, this has got nothing to do with art being a safe place or not. So correct answer is C. Which of the following inferences can be logically drawn, cannot be logically drawn? The economic irrelevance of art is one of the main reasons it faces systematic marginalization. ये तो बताया गया है कि इसकी कोई इकोनॉमिक रेलेवेंस नहीं है, ये नॉट अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एडवांसमेंट, रिचर भी नहीं है, तो इसको रख ले, ये तो गलत है. Art's power lies partly in allowing people to simulate or process emotional experience without real world consequences. Yes, this is given. Post-war British schools contributed not only visual arts but also evolution of popular music. ये भी बताया गया है वहाँ पे, ये यहाँ बताया गया है. Post-war British schools profoundly influenced. इसमें जॉन लेनन, पीट टाउनशेंड, ये सारे लोग थे. तो
आर्ट एंटरटेनमेंट ये सब है, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो इन्फरेबल. Arts utility in modern society will eventually lead to its increased prominence in mainstream education. ऐसा तो इसने नहीं बताया, बल्कि उसने ये कहा है कि अगर हम आर्ट की यूटिलिटी नहीं बताएंगे तो आर्ट मार्जिनलाइज हो जाएगी और उसको पीपल विल नॉट फॉलो परस्यू करियर्स इन आर्ट. लेकिन अगर उसकी यूटिलिटी स्टैब्लिश हो जाए तो क्या वो विल लीड टू इंक्रीज प्रोमिनेंस? ये नहीं है. If it doesn't happen, suppose arts utility in modern society is not shown, then the funding will be reduced and all the theaters and museums and all will be closed or they will be squeezed. But अगर प्रूव हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उल्टा भी हो जाएगा, तो इसलिए ये इन्फर नहीं कर सकते. So this is the correct answer. What would be the essential difference between the first set of expressions, war, not having shoes, finding out, and the second set as presented in the ultimate paragraph? तो ये हमने देखा था कि first set of expressions, second set में ये कि they are like your avenues for exploring art without being exposed to the consequences of it. The first set describes fictional scenarios that can be avoidable. No, ये उल्टा बता रहे हैं. Second set is real life. So rather, first set is real life events. तो उल्टा बता दिया. First set involves unavoidable consequential realities, while second set involves artistic experience that can be engaged with at will. Yes, this looks fine. First is related to adulthood, second childhood. गलत बताया. First is material, second is emotional. गलत है. Correct answer is B. All right, so I hope the passage and the questions are clear. That's it. Thank you.